नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे वर्ग 3 पात्रता परीक्षा को लेकर के जो कि जुलाई अगस्त 2026 में होना प्रस्तावित है। जी हाँ दोस्तों, इस बार ये पात्रता परीक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसी पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पे आपको सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ पे 5 से 6 महीने का समय लगभग अभ्यर्थियों के पास बचा हुआ है और एक बड़ी संख्या जो कि लाखों की संख्या कही जा सकती है, इसमें अभ्यर्थी अपीयर होने वाले हैं, जिसमें कि न्यू कैंडिडेट्स इस बार ज़्यादा होंगे, अदर स्टेट के भी कैंडिडेट होंगे और कुछ कैंडिडेट वह भी होने वाले हैं जो अपने स्कोर को अपग्रेड करने के लिए फिर से पात्रता परीक्षा देंगे, क्योंकि पात्रता परीक्षा के अंक इस बार यहाँ पे भर्ती परीक्षा के अंक कहे जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिलेबस को लेकर के काफ़ी जो डाउट बने हुए हैं कि क्या सर सिलेबस वही रहेगा जो पहले वाली पात्रता परीक्षा का सिलेबस था, उसमें कुछ यहाँ पे टॉपिक्स को ऐड तो नहीं कर दिया जाएगा, कुछ चीज़ें हट तो नहीं जाने वाली है। इसके अलावा पात्रता परीक्षा में माइनस मार्किंग को क्या यहाँ पे लागू भी किया जा सकता है, योग्यता के संबंध में डाउट बने हुए हैं। तो सभी चीज़ों को लेकर के ए टू जेड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे। किसी भी पॉइंट पे वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए बिना देर की हम शुरुआत करते हैं इस पात्रता परीक्षा के संबंध में सभी जानकारियों को जानने की। सबसे पहली बात तो जो पद होता है ये प्राथमिक शिक्षक का पद होता है। आपको पता है श्रेणी क्या होती है, तो आपका ये तृतीय श्रेणी का अराजपत्रित यानी कि नॉन गजेटेड पोस्ट होती है। अगर हम बात करें आवेदन पत्र की कि कौन कौन आवेदन पत्र किसके माध्यम से मंगवाए जाते हैं, तो ईएसबी इसकी परीक्षा लेता है, उसी के द्वारा आवेदन मंगवाए जाते हैं। परीक्षा केंद्र भी वही डिसाइड करता है। अब सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता वास्तव में क्या क्या होनी चाहिए, जिसमें कि बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं और इस बार भी यहाँ पे बाहर होने वाले हैं। तो आपको पता है कि कम से कम आपका 50% अंकों के साथ 12th यानी कि हायर सेकेंडरी होना चाहिए और इसके समकक्ष ही आपका प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, जिसको कि डीएड या डीएलएड कहते हैं, वो होना चाहिए। मतलब 12वीं और डीएलएड दोनों होना चाहिए। इसके बाद दूसरा यह है कि कम से कम 45% अंकों के साथ आपका हायर सेकेंडरी होना चाहिए और एनसीटीई, जी हाँ दोस्तों, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। अब मतलब कुल मिला के ओवरऑल ये है कि आपका 50% 12वीं में होना चाहिए या इसके समकक्ष आपका बीएलएड जो कि 4 वर्ष का होता है वो भी चलेगा। और कम से कम आपका अथवा में लिखा हुआ है कि 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष होना चाहिए और शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा। मतलब ओवरऑल मैं आपको कहूँ तो आपका 12th यहाँ पे मांगा जाएगा। इसके अलावा आपका डीएड या डीएलएड होना चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि इसमें कुछ छूट भी प्रदान की जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 50% लिखा जरूर है, लेकिन एसटी एससी ओबीसी के लिए, जैसे कि आप नोट में देख भी सकते हैं, आरक्षित वर्ग में एसटी एससी ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इसकी शैक्षणिक योग्यता जो होगी उसमें 5% तक की छूट दी जाएगी। मतलब आपका 45% भी मान्य किया जाने वाला है 50% की बजाय। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि आपका 3rd डिवीजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ग नंबर पे आप देख सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अब बीएड जो योग्यताधारी होंगे वो इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होंगे, जैसे कि इसके पहले भी यहाँ पे इसको लागू किया जा चुका है। अब बात आती है कि कितने अंक यहाँ पे आपको मिनिमम लाना होगा। तो आपके जो आरक्षित वर्ग एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जो दिव्यांग श्रेणी है उनके लिए 50% अंक होंगे। मतलब 150 अंकों का अगर प्रश्न पत्र होने वाला है तो आपको कम से कम 75 अंक या उससे ज़्यादा लाना होगा। और अगर 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा तो ऐसी स्थिति में आपको 50 अंक या उससे अधिक लाना होगा। यूआर या अनरिजर्व्ड के जो कैंडिडेट होते हैं अदर स्टेट के, उनके लिए यही अंक आपके 60% होने वाले हैं। मतलब 150 में 90 या उससे ऊपर, और अगर 100 अंकों का है तो 60 या उससे ऊपर। अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको देखना यहाँ पे उचित नहीं होगा। हाँ, अगर पद के वेतन की बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पे लगने के बाद, ज्वाइनिंग लेने के बाद ये मिलेगा पहले ही महीने से। तो इसका न्यूनतम जो वेतन है इस पद का वो 25,300 है। जी हाँ दोस्तों, 25,300। और ये ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो ये 2400 ग्रेड पे का पद होता है। अब ये 2400 ग्रेड पे इसका पद है और ये मूल वेतन 25,300 है। इसमें आपके महंगाई भत्ता यानी कि जो आपका डीए है वो भी जोड़ा जाता है और इसके अलावा एचआरए यानी कि जो हाउस रेंट अलाउंस है वो भी आपको इसी मूल वेतन में दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाती है। अच्छा, एक यहाँ पे थोड़ा सा नोट भी लिखा हुआ है कि 12 दिसंबर 2019 के अनुसार परीक्षा अवधि में वेतन दे होगा। ये 12 दिसंबर 2019 उस समय कमलनाथ जी की सरकार के समय का सर्कुलर था 70, 80 और 90% वेतन को लेकर। लेकिन अब इस सर्कुलर को माननीय हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो पूरी संभावना है
है कि आने वाले समय में आपके सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 100% वेतन को लेकर शुरुआती समय से ही यहाँ पे आपके नियम जल्द आ जाएं। तो ये तो वेतन के संबंध में हमने बात की। अब हम यहाँ पे कुछ और चीज़ों को लेकर के चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है सिलेबस, तो सिलेबस को लेकर के यहाँ पे बिल्कुल चर्चा होगी। अच्छा, ऋणात्मक मूल्यांकन यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर के क्या है, तो मूल्यांकन पद्धति दी हुई है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। अच्छा, ये बात यहाँ पे पुराना, चूंकि यहाँ पे 2024 का ये पात्रता परीक्षा की रूल बुक है, उसमें ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया था। हालांकि 2024 के ही आपके वर्ग 2 की जो पात्रता परीक्षा थी उसमें ऋणात्मक मूल्यांकन की बात की गई थी, लेकिन वहां पर भी ऋणात्मक मूल्यांकन बाद में नहीं किया, उसको हटा दिया गया था। लेकिन चूंकि वो पात्रता परीक्षा थी, जी हाँ दोस्तों, इस बार आपको पता ही है कि इसी पात्रता परीक्षा के आधार पर आपका चयन होने वाला है। और ईएसबी के द्वारा जितनी भी रूल बुक अभी जारी की जा रही है उसमें सभी भर्ती परीक्षाओं में जिसमें चयन किया जा रहा है, भर्ती की जा रही है, आपके ऋणात्मक मूल्यांकन को शामिल किया जा रहा है। तो इस बार उम्मीद बन जाती है कि आपके ऋणात्मक मूल्यांकन को भी शामिल किया जाए। तो ऐसी स्थिति में कॉन्सेप्चुअल तरीके से गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ने वाली है। परसेंटाइल से स्कोर निकलेगा, आपको ये सब चीज़ें तो पता ही है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे जो कि जुड़ा हुआ है आपके सिलेबस को लेकर के। तो सिलेबस क्या रहेगा इसके संबंध में बात की जाएगी। क्या सिलेबस 150 अंकों का ही होने वाला है या सिलेबस आपका 100 अंकों में ही सिमट कर इस बार रह जाने वाला है, इस चीज़ पर हम अब चर्चा करते हैं। तो देखिए, सिलेबस जो है अभी बहुत ज़्यादा परिवर्तन यहाँ पे नहीं हो सकते सिलेबस में, क्योंकि आपके पुराने जो शिक्षक बने हुए अभ्यर्थी यहाँ पे बैठेंगे वो भी आपके सिलेबस से फेमिलियर होना चाहिए। इसलिए परंपरागत जो चला आ रहा पुराना सिलेबस है उसी को पूरी तरह से लागू करने की तैयारी इस बार भी है। हो सकता है कुछ माइनर जो टॉपिक्स हैं उसको बस चेंज किया जाए। तो इस बार पात्रता परीक्षा में 150 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा, बिल्कुल सही बात है। और परीक्षा की जो अवधि है वो 2.5 घंटे की होगी। 2.5 घंटे मतलब आपका 150 मिनट, मतलब 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करना है। हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, ये लिखा जरूर है, लेकिन इसको लेकर के अभी डाउट बना हुआ है, जैसे कि नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ जाता ये चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती। अच्छा, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पात्रता परीक्षा के संबंध में अभी बताऊंगा, अगले वीडियो में बताने वाला हूं, जिसमें कि पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर अगर सिलेक्शन होता है तो क्या कुछ दिक्कतें हो सकती है, सैद्धांतिक रूप से आपको बताया जाएगा। फिलहाल में चलो हम इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। एमसीक्यू यानी कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, बिल्कुल प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा, ये भी सही है। माइनस मार्किंग होगी तो अच्छे से करना होगा इसको। अब बात आती है सिलेबस को लेकर के, आपके जो खंड दिए हुए हैं इसमें, तो 5 खंडों में इस प्रकार से ये सिलेबस को डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला जो ब्लॉक होने वाला है, खंड होने वाला है, वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का होने वाला है। 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के होंगे। दूसरा आपकी भाषा होना चाहिए। अब भाषा कौन कौन सी होगी तो आप यहाँ पे पॉइंट में देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ मौखिक रूप से। पहली भाषा जो होगी उसमें आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से किसी भी एक को चुन सकते हैं। अब दूसरी भाषा क्या होगी, दूसरी भाषा वह होगी जिसमें आपने जो भी भाषा पहली वाली चुना है उसको छोड़ करके अन्य भाषा होना चाहिए। अगर आपने हिंदी चुन लिया है तो हिंदी को छोड़ करके अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से कोई भाषा दूसरी भाषा आपकी हो सकती है। और ये दोनों भाषाएं जो होगी वो भी 30-30 अंकों की होगी। इस प्रकार से आपके 30-30 अंकों के प्रश्न यहाँ पे भाषाओं से रिलेटेड आने वाले हैं। अच्छा, पहली भाषा और दूसरी भाषा में अंतर ये होगा कि जो पहली भाषा होगी वो प्रोफिशिएंसी पर आधारित होगी, मतलब आप बिल्कुल उसको बोल सकते हो, जान सकते हो, सभी चीज़ों को समझ सकते हो, उस पर आधारित होने वाली है। और जो दूसरी भाषा है वो आपकी समझ पे आधारित होगी, मतलब अगर आपको बोलना नहीं भी आता लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा बहुत समझते हैं, जानते हैं, तो उस भाषा को आपको चूज करना होगा। प्रश्न पत्र का स्तर इसी आधार पर भाषाओं का डिसाइड किया जाता है, मतलब पहली भाषा थोड़ी सी कठिन और दूसरी भाषा थोड़ी सी कंपेरेटिवली पहली भाषा से सरल दी जाएगी। अब आपका गणित यहाँ पे अनिवार्य है दोस्तों, चाहे आप गणित के विद्यार्थी हो या नहीं हो, गणित आपकी यहाँ पे आने वाली है। 30 अंकों की ये गणित होगी। इसके जो टॉपिक्स होंगे क्या क्या होंगे उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आपका जो 5वां सब्जेक्ट होने वाला है वो पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी होने वाला है। यह भी आपके 30 अंकों का होगा और आपके 30 प्रश्न ही इसमें पूछे जाने वाले हैं। इस प्रकार से 5 पोर्शन 30-30 अंकों के, कुल आपका 150 अंकों का ये प्रश्न पत्र होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि लेवल क्या होने वाला है प्रश्न का, प्रश्न पत्र का लेवल क्या होगा, तो आज हम अब उसकी बात करते हैं।
तो प्रश्न पत्र का जो स्तर है उसकी प्रकृति क्या है, जैसे कि आपको पता है कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो आपका पहला यहाँ पे खंड था 30 अंक का, वो 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए उसके शैक्षिक मनोविज्ञान पे आधारित तो होने वाला है। दूसरी आपकी जो भाषा होगी, जैसे कि मैंने बता दिया, प्रोफेशेंसी वाली अच्छी भाषा जिसको आप समझते हैं वो होगी। तीसरी भाषा क्या होगी, पहली भाषा से पृथक होगी और आपके ये भाषा के तत्व संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित तो होने वाली है। अब चौथा जो आपका पार्ट होता है गणित का पार्ट होता है, तो और पर्यावरण की बात कर लेंगे तो गणित और जो पर्यावरण अध्ययन है ये आपके विषय की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन होंगे, समस्या समाधान और पैडागॉजी की समझ पे आधारित होंगे। मतलब हर उसमें आपको ब्लॉक में पैडागॉजी देखने को मिलेगी, चाहे वो भाषा के प्रश्न हो या आपके गणित और पर्यावरण के ही प्रश्न क्यों ना हो। अब कहाँ से कहाँ तक के स्तर को टच किया जाएगा, किस क्लास तक के स्तर को टच किया जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो छठवें पॉइंट में आप देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 1 से 5 के जो प्रचलित पाठ्यक्रम है उसके टॉपिक्स पर आधारित होंगे। लेकिन 1 से 5 के टॉपिक जरूर होंगे, लेकिन उसका जो लेवल है कठिनाई का वो आपका हाई स्कूल स्तर तक का हो सकता है, मतलब 10वीं लेवल तक के चीज़ें आपके टॉपिक को टच करते हुए पूछी जा सकती है। अब जहाँ तक बात आती है कि ये जो सभी टॉपिक्स आपके आने वाले हैं इसको विस्तृत तरीके से कैसे पढ़ा जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो दोस्तों इस बार लंबा हो जाने वाला है। एक अलग सेपरेट वीडियो में हम इसको एक क्लास के रूप में आपको पूरी तरह से डिफाइन करने का प्रयास करेंगे कि किस खंड के अंतर्गत आपको किन किन टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज देना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जा सके। क्योंकि पुनः याद दिला देना चाहता हूं कि ये पात्रता परीक्षा जरूर है, लेकिन इसी पात्रता परीक्षा से चयन होना है, मतलब एक प्रकार की ये भर्ती परीक्षा ही है। तो आगे भी इसके संबंध में अगर कुछ अपडेट निकल के आती है तो उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा सभी चीज़ें जो आपके मन में डाउट के रूप में है उसको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से हम क्लियर कर देंगे, और बाकी के जो डाउट हैं वो आपके नोटिफिकेशन में क्लियर होने वाले हैं। मन में कुछ भी चल रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।